So we have understood many things related to rolling motion, also energy associated with rolling motion. कुछ important points है related to rolling motion on inclined plane. ये बड़ा important है. इसमें कुछ फॉर्मूले निकल के आएंगे. स्कूल वाले कभी कभार पूछ लेते हैं डेरिवेशन, बट स्कूल को छोड़ो, आपको तो सीखना है. तो जो फाइनल आंसर्स आएगा उसको याद रखना. मैं सारा डेरिवेशंस करूँगा. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रोलिंग मोशन ऑन inclined plane. Rolling motion on inclined plane. Suppose I say here is an inclined plane. And suppose you allow a body to roll down. कोई एक बॉडी को हम अलाउ करते हैं कि ये रोल करके नीचे आएगा. सपोज हम कहेंगे हियर इज ए बॉडी, इसको छोड़ देंगे तो ये रोल करके नीचे आएगा. ये बॉडी को रोल करके नीचे आने के लिए क्या चाहिए? इंक्लाइन प्लेन मस्ट बी स्मूथ और रफ, और कुछ भी होगा तो चलेगा. क्या लग रहा है आपको? क्या ये स्मूथ इंक्लाइन है तो बॉडी रोल नहीं करेगा? मान लो कोई एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, एक स्फीयर को छोड़ दिए. व्हाट इज द टाइप ऑफ मोशन यू आर सपोज टू थिंक ऑफ? स्लाइडिंग. क्यों? क्योंकि जब इस बॉडी को हम यहाँ पे छोड़ दिए तो हम देखेंगे इसके ऊपर एक वेट आएगा और एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, और ये दोनों फोर्स सेंटर से पास कर रहे हैं. दे विल नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क अबाउट द सेंटर. नो टॉर्क, नो एंगुलर एक्सीलरेशन. नो एंगुलर एक्सीलरेशन मींस नो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी. इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी 0 था, जब इसको छोड़े तो एंगुलर वेलोसिटी नहीं बदलेगा, मतलब 0 ही रहेगा, मतलब ये घूमेगा ही नहीं, स्लाइड करके नीचे आ जाएगा. अगर यहाँ पे कुछ फ्रिक्शनल फोर्स अवेलेबल है जो कि दिखने में कुछ इस डायरेक्शन में है, सम फ्रिक्शनल फोर्स इज अवेलेबल लाइक दिस. ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा? इस बॉडी को ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, तो ये घूमते हुए नीचे आएगा. सो कोई बॉडी किसी इंक्लाइन प्लेन में रोल कब करेगा? ओनली इफ द इंक्लाइन प्लेन इज सफिशिएंटली रफ. थोड़ा सा रफ होने से नहीं होगा, फिसल जाएगा. सफिशिएंटली रफ होगा तभी ये रोल करते हुए नीचे आएगा. हम बाद में निकालेंगे कि म्यू का वैल्यू कितना होना चाहिए कम से कम कि ये बॉडी रोल करेगा. उससे कम होगा तो ये फिसल जाएगा. समझ में? फास्ट हुआ. If a body is released on a smooth incline, it does not roll. The body will roll down only if the plane is sufficiently rough. प्लेन अगर sufficiently rough होगा तभी जाके, sufficiently मतलब adequately rough होगा तभी जाके ये रोल करेगा. ठीक है? If the plane is adequately रफ नहीं होने से रोल नहीं करेगा, बिकॉज द रोटेशनल टेंडेंसी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द टॉर्क ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. बात समझ में आया? तो पहला चीज हुआ कि स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे कोई बॉडी को छोड़ दो, रोल नहीं करेगा, फिसल के आ जाएगा. अगर वो सफिशिएंटली रफ होगा तभी वो रोल करके नीचे आएगा. ठीक है? When a body rolls down, the incline, plane, or rather I'll say the rough inclined plane, rolls down the rough inclined plane
अब ये कोई रफ इंक्लाइन प्लेन पे कोई बॉडी रोल करके नीचे आ रहा है, क्या आप लोग बता सकते हो वर्क विल बी डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स और अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स? फिर से बोलो, सोचो और बोलो। वर्क इज डन बाय ए फोर्स व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज डिस्प्लेस्ड, बॉडी इज रोलिंग, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लोएस्ट पॉइंट? 0. Is the lowest point sliding? No. So work will be done by friction or against friction? No work will be done because the lowest point is not sliding. Lowest point is not sliding. तो क्या लिखेंगे? When a body rolls down the rough inclined plane, no work is done by or against frictional force. Against friction. क्या ये बातें समझ में आ रहे हैं? आया? Why? Because the velocity of lowest point is 0. The point of application of force is not moving. लिख देते हैं because वाले पार्ट को, क्योंकि assertion reasoning क्वेश्चन आता है. Because velocity of lowest point is 0. समझ में आया? वेलोसिटी ऑफ लोएस्ट पॉइंट इज 0. ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि सपोज हमारे पास कोई एक इंक्लाइन प्लेन है और उस इंक्लाइन प्लेन पे कोई एक बॉल को हम अलाउ करते हैं स्लाइड करके नीचे आने के लिए. चाहे बॉल हो, डिस्क हो, जो भी रोल कर सकता है. रोल करने की लायक कोई बॉडी को लेट अस अलाउ टू रोल डाउन फ्रॉम ए हाइट. हाइट भी मेंशन किया गया है. कौन से हाइट से? फ्रॉम ए हाइट से इक्वल टू h. ये h हाइट से रोल करके नीचे आ रहा है. द बॉल रोल्स डाउन फ्रॉम ए हाइट h. जब ये बॉल यहां से यहां पर आ जाएगा तो देखोगे कि बॉल के पास दो किस्म की मोशन होंगे. एक होंगे उसका लीनियर मोशन, दूसरा होगा इसका रोटेशन अबाउट द सेंटर. एज ए होल यू से द बॉल इज रोलिंग डाउन. दिस इज ए रफ इंक्लाइन प्लेन. ये कोई एक रफ इंक्लाइन प्लेन है. सपोज इंक्लिनेशन है थीटा. बॉल कितना नीचे आया? h नीचे आया. द बॉल हैज कम डाउन बाय ए डिस्टेंस h. लेट अस फाइंड आउट वेलोसिटी एट बॉटम. मतलब जब ये पहुंचेगा नीचे उसका वेलोसिटी क्या होगा, यही पता करना है. हम देखें कि ड्यूरिंग दिस मोशन देयर इज नो वर्क डन बाय और अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स. मतलब कोई एनर्जी लॉस तो हुआ नहीं. इफ वर्क इज डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स सम मैकेनिकल एनर्जी वुड हैव लॉस्ट, बट नो वर्क इज डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स, सो नो वर्क इज डन and no energy loss takes place. That means the total energy here and total energy here has to be same. तो हम कह सकते हैं कि अगर इस पोजीशन को हम A कहेंगे, इस पोजीशन को हम B कहेंगे, तो हम कह सकते हैं कि A to B मोशन में जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी हुआ है that is at the cost of loss in potential energy. पहले कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं था, वो नीचे आया. कुछ काइनेटिक एनर्जी है. अब कितना काइनेटिक एनर्जी है? यू से इट इज रोलिंग काइनेटिक एनर्जी. रोलिंग मोशन में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको मालूम है, हाफ mv² बीटा. समझ में आया? और लॉस इन पोटेंशियल ये तो आया कितना नीचे, इसका सेंटर ऑफ मास यहां से यहां पर आया है. h नीचे आया है, दिया है फिगर में. थोड़ा सा फिगर भी तो ठीक नहीं दिख रहा है. अच्छा हाँ, इट हैज कम डाउन बाय ए डिस्टेंस h. यहां तक h है. समझ में आया? तो इट इज mgh. m कैंसिल हो गया, आपको मिला v इज इक्वल टू 2gh बाई बीटा होल ओवर. मतलब जब वो नीचे पहुंचेगा उसका वेलोसिटी क्या होगा? रूट ओवर ऑफ 2gh बाई बीटा. नहीं, और बीटा हर एक बॉडी के लिए अलग अलग है. सॉलिड स्फीयर के लिए 7/5 है, दैट इज 1.4, और रिंग के लिए 2. जिसका बीटा ज्यादा होगा उसका भी कम होगा. मतलब सॉलिड स्फीयर और रिंग दोनों को छोड़ देंगे. रिंग पहुंचेगा तो उसका वेलोसिटी कम होगा, स्फीयर पहुंचेगा तो उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा.
दोनों एक ही जगह से रोल करना शुरू करेंगे। सोचो, ये इंटरेस्टिंग बात है। रिंग का वेलोसिटी नीचे कम हो जाएगा और सॉलिड स्फीयर का ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ बीटा। समझ में आया? चलो देखते हैं व्हाट इज एक्सीलरेशन एट द बॉटम और एक्सीलरेशन डाउन द प्लेन। अब यहां से कोई बॉडी चलना शुरू किया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। लेट मी ड्रॉ अ स्मॉलर फिगर हियर सो दैट यू कैन विजुअलाइज। ये हो गया हमारा इंक्लाइन प्लेन, ये हो गया थीटा, ये हो गया एच। यही था वो बॉल जो नीचे पहुंचा। रास्ते में उसका एक्सीलरेशन क्या था हम जानना चाहते हैं। एक्सीलरेशन जानने की दो तरीके हैं, वन इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी और नेट एक्सटर्नल फोर्स बाय मास। यहाँ पर कितने टू फोर्स आ रहा है व्हेन द बॉडी इज रोलिंग डाउन, हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी। एक तो वेट है, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन है, तीसरा फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स है और फ्रिक्शनल फोर्स कितना है वो तो मालूम नहीं। हम बोले थे रोलिंग मोशन में फ्रिक्शनल फोर्स जानने की हमारा पुराना वाला तरीका काम नहीं करेगा। पुराना वाला तरीका क्या था? इफ द बॉडी इज एट रेस्ट मींस नॉट स्लाइडिंग, द फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। इफ द बॉडी इज स्लाइडिंग, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ तो लोएस्ट पॉइंट ना स्लाइड कर रहा है ना ही बॉडी रेस्ट में है, वो हमारा पुराना वाला तरीका यहाँ पे काम नहीं करेगा। हमें देखना है कि फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर मालूम नहीं है, कुछ दूसरा तरीका आजमाया जाए टू फाइंड आउट एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। यस, सो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम कहेंगे ए इज फाइनल वेलोसिटी में, तो टाइम भी तो मालूम नहीं है, दूसरा करते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as भी तो कर सकते हैं नहीं? तो चलो ठीक है, ये पोजीशन था हमारा a, ये पोजीशन था b। तो आप कहोगे यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है 0, फाइनल वेलोसिटी हम लोग निकाल चुके हैं कि रूट ओवर ऑफ 2gh बाई बीटा। डिस्प्लेसमेंट इज ab, लेकिन वो ab क्या है मालूम नहीं है, बट h मालूम है, ये h है, ये थीटा है। हम कहेंगे ab sin थीटा इज इक्वल टू h। ये जो h है इट इज ab sin थीटा, ये a है ये b है, तो ab cos थीटा हुआ ये वाला हुआ ab sin थीटा। तो ab sin थीटा इज h, मतलब ab इज h बाई sin थीटा। ऐसा भी कह सकते हैं, कह सकते नहीं कह सकते? यस, अगर हम ये बात करते हैं, थोड़ा सा इसको सजा के लिखते हैं, थोड़ा स्पेस की कमी है। यस, तो हमें मिला कि ए बी इज एच बाई साइन थीटा। तो यू भी एस को यूज करके ए निकालने वाली तरीका क्या हुआ? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। सो आप कह सकते हो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आप सबकी वैल्यू डालो और उसमें से निकालो a, मिलेगा सो नाइस ऑफ यू, g sin थीटा बाई बीटा। आपको याद रखना है सारा फॉर्मूला, ये सारा फॉर्मूला गोल्डन फॉर्मूले हैं, आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस देना शुरू करेंगे। विल गिव यू डायरेक्ट क्वेश्चंस ऑन दिस, ठीक है? डायरेक्ट क्वेश्चंस इसके ऊपर दे देंगे, तो आपको ये फॉर्मूला पूछेंगे व्हाट इज द एक्सीलरेशन, सीधे सीधे फॉर्मूला, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या होगा। याद रह गया, एक्सीलरेशन इज g sin थीटा बाई बीटा। अब अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग एक्सीलरेशन होगा। किसके लिए एक्सीलरेशन ज्यादा होगा? सॉलिड स्फीयर के लिए कि रिंग के लिए? सॉलिड स्फीयर के लिए बीटा है 1.4, रिंग के लिए बीटा है 2। जिसका बीटा ज्यादा उसका एक्सीलरेशन कम। समझ में आ रहा है? तो एक्सीलरेशन भी समझ में आ गया। लेट अस सी व्हाट इज टाइम ऑफ मोशन। मेरे हिसाब से हमारे बच्चों को टाइम ऑफ मोशन निकालना आता है। टाइम ऑफ मोशन अगर निकालेंगे तो हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी 0 था, फाइनल वेलोसिटी था रूट ओवर ऑफ 2gh बाई बीटा। 2gh
बाय बीटा और एक्सीलरेशन था जी साइन थीटा बाय बीटा। जबकि बीटा क्या है सबको मालूम है। व्हाट इज बीटा? बीटा इज 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। जो लोग लास्ट क्लास नहीं आए थे उन लोगों को लास्ट क्लास का वीडियो देख लेना चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया बीटा। तो क्या यहां से टाइम निकालने की कोई तरीका है? हाँ है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहां से t का वैल्यू मिलेगा 1 बाय साइन थीटा इंटू रूट ओवर ऑफ 2h बीटा बाय g। समझ में आ रहा है? यस, ये हो गया टाइम ऑफ मोशन। और मैं आपको थोड़ा और भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके साथ छुपा हुआ बताता हूं कि ये जो हम लोग एक्सीलरेशन निकाले, वेलोसिटी निकाले, टाइम निकाले, और भी चीजें अभी निकालेंगे, काफी चीजें, ये सारे जो है रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन के लिए तो है, बट इन जनरल इट इज फॉर ऑल मोशन। ऑल मोशन मतलब अगर ये इंक्लाइंड प्लेन स्मूथ होता तो ये स्लाइड करके आता, तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल था, तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। चलो सोचते हैं। हम जानते हैं कि जो बीटा है इट इज 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, और आई का फीलिंग तब आता है जब कोई बॉडी घूमता है, नहीं घूमेगा तो आई का वैल्यू 1 है ना। तो हम कहेंगे कि आई का वैल्यू 0 है। कोई बॉडी घूमेगा तो देयर इज सम डिफिकल्टी इन रोटेटिंग इट, when it is not rotating there is no difficulty, because मैं पहले भी बता चुका हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द डिफिकल्टी विथ व्हिच ए बॉडी कैन बी रोटेटेड अबाउट ए पर्टिकुलर एक्सिस। अगर ये स्मूथ होता तो ये रोटेट तो नहीं करता, तो आई का वैल्यू क्या लेंगे? 0। आई का वैल्यू 0 ले लेंगे तो बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? बीटा इज 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, 1 हो गया, तो बीटा 1 है, मतलब छोड़ो उसको। अब अगर ये स्मूथ होता तो वेलोसिटी कितना होता? रूट ओवर ऑफ 2gh, क्योंकि बीटा 1 होता है कि नहीं? अच्छा, अगर ये जो स्मूथ होता तो एक्सीलरेशन क्या होता? बीटा का वैल्यू 1 कर दो, जी साइन थीटा होता है। ये भी हमें मालूम है, एक्सीलरेशन would have been जी साइन थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट 1 बाई थीटा रूट ओवर ऑफ 2h बाई जी। नहीं, सोचो कि ये जो बॉल है वो इधर आने की बजाय ऐसे गिरने लगा, सीधे ऊपर से, मान लो इधर से साइड से गिरा दिया, नीचे गिर रहा है। अब इन दैट केस घूमेगा क्या? घूमेगा तो नहीं, बीटा हो गया 1। और जो मोशन है उसका वो हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल कर रहा है? 90 डिग्री, मतलब थीटा का वैल्यू क्या लेंगे? 90 डिग्री। अगर बीटा का वैल्यू ले लेंगे 1, थीटा का वैल्यू ले लेंगे 90 डिग्री, भी क्या होगा? बीटा का वैल्यू 1 ले लिए तो यहां से गिरेगा नीचे, तो वेलोसिटी क्या होगा एट द बॉटम? रूट ओवर 2gh। When something is dropped from a height h, it reaches ground with a velocity root over 2gh. एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? ऐसे गिर रहा है मान लो इधर से ऐसे, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? देखो, बीटा की जगह 1 डालना है, थीटा की जगह 90 डालना है, हो गया ना जी। फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ मोशंस एसोसिएटेड। समझ में आ रहा है? चलिए, अच्छी बात है। ये हो गया टाइम ऑफ मोशन। Let us see next point number 6. चलिए निकालते हैं व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स। स्कूल वाले नहीं पूछेंगे, थोड़ा बता देता हूं। फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो? फ्रिक्शनल फोर्स कैसे निकालेंगे? हम पहले भी बता चुके हैं कि हमारा जो दकियानुसी मेथड था फ्रिक्शनल फोर्स निकालने का, वो यहाँ पर काम में नहीं आएगा। नहीं, तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसे निकालेंगे? चलो कुछ ऐसा करते हैं कि कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन में आ रहा है, कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन में रोल करते हुए आ रहा है, और हम जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। हमें तो ये मालूम है कि फ्रिक्शनल फोर्स और इधर का जो फोर्स है mg साइन थीटा, वेट का कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट है mg cos थीटा, और देयर इज ए नॉर्मल रिएक्शन नो डाउट ऑन इट, कॉल इट n। तो इसके ऊपर नेट फोर्स डाउन द प्लेन क्या हो गया? mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। अगर ये नीचे आ रहा है एक्सीलरेशन a में, तो शैडो फोर्स कैसा होगा? ma होगा ना। अभी अगर कोई हमें पूछता है बताओ व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, हम क्या कहेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स प्लस ma इज इक्वल टू mg sin थीटा।
फ्री बॉडी डायग्राम में एक बार शेडो फोर्स दिखाने के बाद हम सारा कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा सकते हैं। तो हम कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स प्लस एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, और फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, इट इज एम जी साइन थीटा माइनस एम ए, लेकिन ए का वैल्यू मालूम है क्या, अभी अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे, इट वाज जी साइन थीटा बाई बीटा, एम जी साइन थीटा बाय बीटा। थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये मिलेगा एम जी साइन थीटा कॉमन जाएगा, इट इज 1 माइनस 1 बाय बीटा। So the frictional force is given by mg sin theta whole into 1 minus 1 by beta. समझ में आ रहा है, 1 minus 1 by beta। कितना इंटरेस्टिंग है कि डजंट डिपेंड अपॉन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू कुछ भी हो, बॉडी रोल कर रहा है मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इज mg sin theta into 1 minus 1 by beta। क्या बात समझ में आया? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 7, अभी अगर किसी एक रफ इंक्लाइन प्लेन है और उसका इंक्लिनेशन काफी छोटा है, रफ है लेकिन काफी छोटा है, तो ये स्फीयर को अगर हम यहाँ पे छोड़े या कोई बॉल को यहाँ पे छोड़े तो ये रोल करके नीचे आ रहा है। अगर हम एंगल को धीरे धीरे बढ़ाएंगे तब भी रोल करेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल के बाद देखोगे ये रोल नहीं करेगा, फिसल के आ जाएगा। चलो निकालते हैं, अप टू व्हाट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा द बॉडी विल रोल, उसके बियॉन्ड स्लाइड कर जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? व्हाट अप टू व्हाट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा द बॉडी रोल्स, उससे ज्यादा एंगल करेंगे तो छोड़ देंगे तो रफ प्लेन से रोल करेगा क्या, फिसल के आ जाएगा। कितना मैक्सिमम में वैल्यू ऑफ थीटा तक बॉडी रोल करता है, तो क्या निकालना चाहते हैं, थीटा मैक्स फॉर रोलिंग, मतलब थीटा अभी ऑलरेडी मैक्सिमम वैल्यू में है, अगर आप थोड़ा सा भी ज्यादा करोगे वो फिसल जाएगा, थोड़ा सा भी ज्यादा करोगे फिसल जाएगा। फिसल जाएगा मतलब देखो तो कोई बॉडी अभी फिसल जाएगा मतलब पूरा फिसलने की पोजीशन पे है, ऐसा केस में फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा उसका, म्यू आर। अगर आर है नॉर्मल रिएक्शन तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा म्यू इंटू आर, है कि नहीं, क्योंकि फिसलने वाला है, ये जस्ट फिसलने वाला है। एट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा द बॉडी इज अबाउट टू स्लाइड, स्लाइड करेगा तो म्यू आर होगा, ये हमें सबको मालूम है। ठीक है, क्या आप बता सकते हो यहाँ पर जो आर है वो आर कितना है, अगर ये बॉल का मास m है तो इसका ये कंपोनेंट है mg sin थीटा और ये कंपोनेंट है mg cos थीटा, तो r का वैल्यू कितना हो गया, ये mg sin थीटा, ये हो गया mg cos थीटा, 8 थीटा इज इक्वल टू थीटा मैक्स, फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू आर, है कि नहीं। सो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू हम दिखा अभी, लेकिन अभी ये रोल कर रहा है, ये रोल कर रहा है, रोल कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स अभी अभी थोड़ी देर पहले देखिए हम लोग mg sin थीटा इंटू 1 माइनस 1 बाई बीटा एंड दैट शुड बी इक्वल टू म्यू इंटू आर, जबकि आर का वैल्यू क्या है, आर इज mg cos थीटा। यस, वैल्यू डाला जाए इसमें, दिस इंप्लाइज mg sin थीटा, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके लिखता हूं, कैसे, बीटा माइनस 1 बाई बीटा ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा म्यू आर, और mg को खा गया तो cos थीटा को इधर ले आओ, मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू म्यू बीटा बाय बीटा माइनस 1। तो जब थीटा मैक्सिमम वैल्यू पे है, बॉडी रोल कर रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। कोई पूछेगा बताओ व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा फॉर रोलिंग मोशन, तो आप कहोगे tan इनवर्स म्यू बीटा बाय बीटा माइनस 1।
क्या बातें समझ में आ रहे हैं? चलिए बढ़िया है, यू आर एबल टू फॉलो ऑल दिस थिंग्स। सारा फॉर्मूला हमें याद रह गया। क्या था? वेलोसिटी एट द बॉटम रूट ओवर ऑफ 2gh बाई बीटा। व्हाट वाज द एक्सीलरेशन डाउन द प्लेन? g sin थीटा बाई बीटा। और व्हाट वाज द टाइम ऑफ मोशन? 1 बाई sin थीटा रूट ओवर ऑफ 2h बीटा बाई g। नहीं, और फ्रिक्शनल फोर्स mg sin थीटा इनटू 1 माइनस 1 बाई बीटा एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा फॉर रोलिंग इज tan इनवर्स ऑफ म्यू बीटा बाई बीटा माइनस 1। ये सब वैल्यूज आपको याद रहा और आपको पता चला कि ये सारे पैरामीटर्स बीटा के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ए डिस्क एंड ए सॉलिड स्फीयर roll down same inclined plane what is ratio of their accelerations? उनकी एक्सीलरेशन का रेशियो क्या है? और जब भी कोई बॉडी रोल करके इंक्लाइंड प्लेन में आ रहा है, हमें तो मालूम है 15:14। यस यस यस, एक्सीलरेशन था g sin थीटा बाय बीटा 14/15। यस, एक्सीलरेशन ऑफ डिस्क by acceleration of solid sphere is beta for disk by beta for solid sphere is equal to, for disk होता है 3/2, for solid sphere होता है 7/5। ये सब मालूम है ना? बीटा इज 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। अगर हम डिस्क के बात करेंगे तो आई का वैल्यू हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर, 1 प्लस हाफ इज 3/2। सिमिलरली फॉर सॉलिड स्फीयर इट इज 7/5। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करें तो ये कितना आ गया भैया? इज इट कमिंग 15/14? यस, 15/14। Sir, acceleration of disk by acceleration of solid sphere will be मैं उल्टा लिख दिया हूँ। यस, क्या लिखना चाहिए मुझे? ऊपर बीटा फॉर डिस्क लिखना चाहिए क्या? नहीं, यहाँ पर लिखना चाहिए बीटा फॉर, देखा मैं गलत कर दिया था, बीटा फॉर, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बीटा है, तो ये हो जाएगा सॉलिड स्फीयर। और थैंक यू बेटा, ये हो गया डिस्क। नहीं तो मेरा वीडियो में गड़बड़ रह जाता। यू हेल्प मी। तो अब इसमें ये बन जाएगा 7/5 डिवाइडेड बाय 3/2 इज कमिंग आउट टू बी, कितना हो गया? 14/15। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। A ring was allowed to roll down a rough inclined plane of inclination 30 degree from a height 10 meter. How much time it will take to reach bottom? नीचे पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा? कितना जल्दी कर देता है लड़का। सो गुड।
कितना समय लगेगा इसको नीचे पहुंचने के लिए। कोई इंक्लाइन प्लेन है, सॉल्यूशन में दिया है कि इंक्लाइन प्लेन का जो टाइम ऑफ मोशन है हम जानते हैं कि इट इज रूट ओवर ऑफ सॉरी 1/sin थीटा रूट ओवर ऑफ 2h बीटा बाई जी। अब बात चलेगा सारा चीज का, क्या हमें थीटा मालूम है? यस 30 डिग्री दिया है। h मालूम है? हाँ वो भी 10 मीटर दिया है। क्या बीटा मालूम है? बीटा फॉर रिंग 2 होता है। बस और किस चीज की जरूरत है? सारा तो मिल गया। तो बीटा हो गया 2 इंटू 2h और जी भी 10 होता है तो 10 कैंसिल हो गया, ये हो गया 4 का रूट ओवर हो गया 2, ये sin 30 is 1/2, so it is coming out to be 4 सेकेंड। These are all standard formula। अगर ये क्वेश्चन आया ना तो आप सीधे फॉर्मूला लगा सकते हो। स्कूल वाले नहीं पूछते हैं, स्कूल वालों को नजरअंदाज करो। अब उनकी इसके लिए पढ़ना है तो फिर कोचिंग भी नहीं जाना चाहिए। Those who are dedicated only for the school and school exam, उनको कोचिंग नहीं जाना चाहिए। कोचिंग जाएंगे तो बेवकूफ है। खुद तो पढ़ो खुद से, स्कूल वाले कुछ नहीं पढ़ाएंगे, स्कूल का लोड काफी होता है। और 3 साल 4 साल का स्कूल का कोचिंग ले आओ, सारा कोचिंग उसी के अंदर रहता है, क्योंकि वो टीचर्स भी टाइप करना अच्छा नहीं पसंद करते हैं। पहले से जो बनी बनाई रहता है उसी को देख के करवाते रहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। A solid sphere, a hollow sphere, a solid sphere, a ring, a hollow sphere, and a disc, each of same mass, were allowed to roll down same inclined plane सारे का मास बराबर है, सेम इंक्लाइन प्लेन में उनको छोड़ दिया गया और वो लोग रोल करके नीचे आए। ठीक है, अब इसके ऊपर ढेर सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है। अरेंज देम in the order of reaching the bottom, मतलब पहले कौन पहुंचेगा, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, ऐसे सजा के बताओ। मैं आपको थोड़ा बता दूं कि बीटा सारे चीज में जरूरत होता है। बीटा फॉर सॉलिड स्फीयर होता है 1.4, बीटा फॉर हॉलो स्फीयर होता है 1.66, बीटा फॉर डिस्क होता है 1.5, बीटा फॉर रिंग होता है 2। तो आंसर बताइए। आप जानते हो कि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई और इट इज रूट ओवर ऑफ बीटा। फॉर्मूला क्या था? इट वाज 1/sin थीटा रूट ओवर ऑफ 2h बीटा बाई जी। सो t इज प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर ऑफ बीटा। नहीं? हाँ, तो जिसका बीटा ज्यादा उसको ज्यादा समय लगेगा। सबसे पहले कौन पहुंचेगा? जिसका बीटा सबसे कम। सबसे कम किसका है देखो तो 1.4, 1.5, 1.6 एंड 2। तो सबसे छोटा हुआ सॉलिड स्फीयर। तो कौन पहुंचेगा पहले? पहले आएगा सॉलिड स्फीयर, नेक्स्ट क्या आएगा? सॉलिड स्फीयर के बाद हाँ सॉलिड स्फीयर के बाद डिस्क, फिर कौन आएगा? हॉलो स्फीयर, फिर कौन? रिंग। बढ़िया, आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी। whose linear kinetic energy
maximum at bottom whose linear kinetic energy is maximum at bottom. आंसर बताना है। आप जानते हो कि जो लीनियर काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। रोलिंग काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर बेटा। लीनियर काइनेटिक एनर्जी ओनली हाफ एम वी स्क्वायर। जिसका भी ज्यादा है उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। और भी का फॉर्मूला हमें मालूम है, v इज रूट ओवर ऑफ 2gh बाई बीटा, मतलब बीटा जिसका कम उसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा। तो सबसे कम बीटा किसका हुआ? सॉलिड स्फीयर, क्योंकि सॉलिड स्फीयर के लिए है ये 1.4, होलो स्फीयर के लिए 1.66, डिस्क के लिए 1.5, रिंग के लिए 2। मतलब जितना खोखला होगा बीटा का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूंगा कि एक एलिप्सॉइड है, इसका बीटा सर मालूम नहीं है, ठीक है। मान लो ये सॉलिड है, दूसरा है जो हॉलो है। हॉलो एलिप्सॉइड रोल करके आ रहा है और सॉलिड एलिप्सॉइड रोल करके आ रहा है, किसका बीटा ज्यादा होगा? जो जितना खोखला उसका बीटा उतना ज्यादा, क्योंकि मासेस आई बाई एम आर स्क्वायर होता है ना, तो मासेस विल बी अवे फ्रॉम द एक्सिस, है कि नहीं? तो कोई भी ठोस चीज, सॉलिड स्फीयर का सबसे कम, हॉलो स्फीयर का उससे कम, डिस्क का जितना होगा रिंग का उससे काफी ज्यादा होगा, सॉलिड स्फीयर का जितना होगा हॉलो स्फीयर का उससे ज्यादा होगा, क्योंकि खोखला हो गया ना। जितना खोखला हो रहा है, रिंग से खोखला कौन है? रिंग तो सबसे ज्यादा खोखला है, उसका सबसे ज्यादा है। समझ में आ रहा है? तो कोई सॉलिड एलिप्सॉइड और हॉलो एलिप्सॉइड, किसका बीटा ज्यादा होगा? सॉलिड और हॉलो? हॉलो वाला। समझ में आ रहा है? सपोज मैं आपको पूछने के लिए खाली पूछता हूँ, उसको स्कूल वाले नहीं पूछेंगे, इवन मेडिकल वाले भी नहीं पूछेंगे, फॉर योर नॉलेज। सपोज मैं कहूँ कि दो डिस्क है, एक ऐसा वाला डिस्क है, सॉरी एक ऐसा वाला डिस्क है और एक ऐसा वाला डिस्क है। जस्ट सी एंड टेल मी, बोथ द डिस्क आर हैविंग सम होल्स एट द सेंटर। दोनों डिस्क में होल पड़े हुए हैं एट द सेंटर। देखो अब ये वाला डिस्क और ये वाला डिस्क में से किसका बीटा ज्यादा होगा? जो ज्यादा खोखला। ये दोनों को छोड़ देंगे, कौन देर में आएगा? ये देर में आएगा, ये जल्दी आएगा। आर यू गेटिंग दिस आइडिया? हाँ, ये छोटे छोटे आइडिया बड़े बड़े न्यूमेरिकल करने में मजा आ जाएगा, सॉल्व करने में। जब आपको कोई फॉर्मूला की जानकारी नहीं है फिर भी आप कर सकते हो। क्या हुआ अभी? हाँ तो यहां पर बीटा काइनेटिक एनर्जी किसका ज्यादा होगा? आंसर क्या हो जाएगा? सॉलिड स्फीयर हैज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, लीनियर काइनेटिक एनर्जी, लीनियर काइनेटिक एनर्जी सॉलिड स्फीयर का सबसे ज्यादा है। चलो बताओ, अब मैं पहले क्वेश्चन भरता हूं फिर आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन बिट नंबर सी, whose kinetic energy is more, or whose, just a minute, whose kinetic energy is more at bottom? आपको बताना है। डी में आया whose rotational kinetic energy is more at bottom। किसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है बताना है। ई whose angular velocity is more at bottom। किसका एंगुलर वेलोसिटी सबसे ज्यादा है? सारा चीज बताने वाले को शाबाशी मिलेगा, ठीक है। एफ, फ्रिक्शनल फोर्स is maximum on which one? फ्रिक्शनल फोर्स किसके ऊपर सबसे ज्यादा है? ठीक है,
work done against friction is more on which body? चलिए वापस चले और काम निकाले अपना। पूछा था whose kinetic energy is more at the bottom? Any answer? काइनेटिक एनर्जी किसका ज्यादा होगा? किसका ज्यादा होगा कोई बताना चाहेगा? अरे भाई थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में क्या लिखा था? ए सॉलिड स्फीयर, ए रिंग, ए होलो स्फीयर एंड ए डिस्क ईच ऑफ सेम मास were allowed to roll down same inclined plane। सारे के सारे सेम इंक्लाइन प्लेन में रोल करके आए। जब नीचे पहुंचे उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी है, इज इट नॉट द लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? सारे का मास बराबर है तो सारे का बराबर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ है कि नहीं हुआ है? तो इसका मतलब गेन इन काइनेटिक एनर्जी सेम इन ऑल केसेस, मतलब सबका काइनेटिक एनर्जी बराबर है। लीनियर काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट है बट काइनेटिक एनर्जी सबका बराबर है। समझ में आया? तो आंसर क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल सेम एज कितना? mgh, क्योंकि सबका लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर हुआ है। बात समझ में आया? ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। whose rotational kinetic energy is more at the bottom? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होगा? चलिए सोचते हैं कि हमारा जो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी है दैट इज व्हाट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी, जो कि mgh है, एंड दैट इज इक्वल टू लीनियर काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, है कि नहीं? टोटल काइनेटिक एनर्जी तो अभी देखिए सबका बराबर है, सबका ये काइनेटिक एनर्जी कितना है? mgh। तो जिसका लीनियर काइनेटिक एनर्जी कम होगा उसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। लीनियर काइनेटिक एनर्जी कम किसका होगा? जिसका वेलोसिटी सबसे कम। किसका वेलोसिटी सबसे कम? रिंग का। तो आंसर हो गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फॉर रिंग। समझ में आया क्या? तो हम कहेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर रिंग। अब बताओ whose angular velocity is more at the bottom? किसका लीनियर वेलोसिटी ज्यादा है वो हम जानते हैं, किसका एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है हम जानना चाहते हैं। अब देखो कोई बॉडी रोल कर रहा है अगर v स्पीड में तो उसका एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है भाई? एंगुलर वेलोसिटी इज v बाई r। क्या यहाँ पर बताया गया है कि रिंग का रेडियस ज्यादा है कि सॉलिड स्फीयर का? वो छोटा सॉलिड स्फीयर होगा जो आंसर होगा, बड़ा सॉलिड स्फीयर होगा वही आंसर होगा, है कि नहीं? हियर वी डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट आर ऑफ डिफरेंट बॉडीज। किसका आर ज्यादा है, किसका आर कम है, कोई आइडिया दिया गया नहीं। छोटा रिंग होगा भी तो लेट में आएगा, बड़ा रिंग, छोटा रिंग बड़ा रिंग दोनों को छोड़ देंगे, कौन नीचे पहले पहुंचेगा? एक साथ पहुंचेंगे, क्योंकि वो तो बीटा के ऊपर डिपेंड करता है। बीटा छोटे बड़े कोई नहीं मानता, सबके ऊपर बराबर आता है कि नहीं? तो हम कहेंगे कि एज r is not given you cannot predict किसका एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगा, cannot be said। समझ में आया? because r is not known। v किसका ज्यादा है हमें मालूम है, लेकिन r मालूम नहीं है, तो ओमेगा किसका ज्यादा है कैसे बताएंगे? तो क्या कहेंगे? कहेंगे एज r is not known we cannot predict the angular velocity। Next, frictional force is maximum on which one? फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला देखो भाई। अच्छा पहले सोचो, हम फॉर्मूला लगा के निकालेंगे, लेकिन सोचो तो कोई बॉडी नीचे आ रहा है, नीचे खींचने वाली फोर्स है mg sin थीटा, रोकने वाली फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स। तो जिसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा वो जल्दी नीचे पहुंचेगा कि कम होगा वो जल्दी नीचे पहुंचेगा? भाई रोकने वाली फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स है, ड्राइव करने वाली फोर्स mg sin थीटा है,
तो जिसका फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा धीरे धीरे आएगा ना, क्योंकि पीछे की तरफ है। तो कौन सबसे धीरे धीरे आया? सबसे पीछे कौन आया? रिंग। सबसे पहले तो आया सॉलिड स्फीयर, रिंग सबसे पीछे आया, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऊपर ज्यादा होगा। आप चाहे तो फॉर्मूला लगा सकते हो, बट फ्रिक्शनल फोर्स विल बी मैक्सिमम ऑन रिंग। क्या बात और लॉजिक समझ में आ रहा है? तो हम कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स का वैसे भी हमें फॉर्मूला मालूम है, आप चाहो तो लगा सकते हो, mg sin थीटा इंटू 1 माइनस 1 बाई बीटा। तो आप कहोगे फ्रिक्शनल फोर्स ऑन रिंग इज मैक्सिमम, क्योंकि जिसका बीटा ज्यादा उसका ये क्वांटिटी कम, जिसका ये क्वांटिटी कम उसका ये क्वांटिटी ज्यादा है कि नहीं? ये बात समझ में आया। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स इज मोर ऑन व्हिच बॉडी? कौन सा केस में वर्क डन ऑन बाय अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स इज मैक्सिमम? सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, डिस्क, रिंग? कौन बताएगा? दुनिया? सर जीरो होगा सबका। हाँ, हर एक केस में जीरो है। नो वर्क इज डन अगेंस्ट फ्रिक्शन बिकॉज लोएस्ट पॉइंट इज नॉट स्लाइडिंग। वेरी गुड। तो हम कहेंगे इट इज जीरो इन ईच केस। हर एक केस में जीरो। चलिए, बढ़िया से आप लोग कर रहे हो, बढ़िया समझ में आ रहा है। अब थोड़ा मैं और कुछ एक्स्ट्रा चीज पूछना चाहूंगा। सपोज हम कहेंगे कि यहां पर कोई एक इंक्लाइन प्लेन है और यहां पर कोई बॉडी रोल कर रहा है, मास m है, v वेलोसिटी में रोल करते हुए जा रहा है। और सपोज ये कोई एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है और पता चला जैसे ये बॉडी आया और चढ़ गया यहां तक, द बॉडी क्लाइम्स टू ए हाइट h। समझ में आया? ए सॉलिड स्फीयर rolling with speed v climbs up a smooth incline, climbs up a smooth incline up to a height h। कितना ऊपर चढ़ गया? up to a height h। स्मूथ incline up to a height h। दो चीज निकालना है, दो चीज निकालना है। और सॉलिड स्फीयर का मास m दिया हुआ है, क्वेश्चन में नहीं लिखा है लेकिन फिगर में दिया है, यहाँ पे लिखा है मास m है। अच्छा, फाइंड काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। ये सबको आता है। हाईएस्ट पॉइंट में क्या काइनेटिक एनर्जी है? बिट नंबर 2, फाइंड h। कितना ऊपर तक चढ़ेगा? क्या डाटा दिया है? सॉलिड स्फीयर है, मास दिया है, वेलोसिटी दिया है। आपको दिया है ये सॉलिड स्फीयर है, मास है m, वेलोसिटी है v। कितना ऊपर तक चढ़ेगा और हाईएस्ट पॉइंट में क्या काइनेटिक एनर्जी होगा? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? हाईएस्ट पॉइंट में क्या काइनेटिक एनर्जी होगा ये तो आप बता सकते हो। कि बताएगा हाईएस्ट पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी क्या होगा जब ये चढ़ेगा यहां तक? कितना होगा? जीरो नहीं होगा मेरे भाई। चलिए थोड़ा सोचते हैं, थोड़ा सोचते हैं, दिमाग लगाओ थोड़ा। क्या है, कसरत करने के लिए तो आए। जितना कसरत करोगे उतना मसल पावर बढ़ेगा, बिना कसरत वालों का मसल पावर नहीं बढ़ता है। अभी जब ये स्मूथ इंक्लाइन लिख दिया है तो यहाँ इसको मैं मिटाता हूं, आपको समझ में आ गया कि ये स्मूथ है। ध्यान रहे कि ये स्मूथ है। जब ये बॉल चढ़ने लगा, बॉल चढ़ रहा था,
चढ़ रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था। बॉल का अपना एक वेट था, बॉल के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन था, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन, वेट, ये सब सेंटर से जा रहे थे। सो नो टॉर्क वाज प्रोड्यूस्ड, क्योंकि दोनों सेंटर से पास करें, स्मूथ है, कोई फ्रिक्शनल फोर्स है नहीं, कोई टॉर्क नहीं हुआ, तो देयर इज नो एंगुलर एक्सीलरेशन। Angular acceleration causes change in angular velocity. If there is no angular acceleration, angular velocity remain constant. है कि नहीं? मतलब ये सब शुरू में जा रहा था, उसके पास कुछ angular velocity होगा, that angular velocity remains constant. और चढ़ते चढ़ते जब ऊपर पहुंचा तब भी ये रुका नहीं होगा, चलना बंद कर दिया लेकिन घूमना नहीं, angular velocity अब भी बरकरार है। तो जैसे ये घूमते घूमते जाएगा, चढ़ेगा ऊपर, ऊपर आके खर घूमते रहेगा, फिर से वापस आएगा। बिकॉज देयर इज नो टॉर्क एक्टिंग अबाउट द सेंटर, नो एंगुलर एक्सीलरेशन, नो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी रिमेन सेम। यहाँ पर जितना एंगुलर वेलोसिटी था वहां पर उतना ही एंगुलर वेलोसिटी था, मतलब यहाँ पर जितना रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी था उतना ही काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर भी बरकरार है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो कैसे लिखे इसको, सोल्यूशन को? During climbing, no torque acts about center of the body. No torque acts about the center of the body. So there is no angular acceleration and hence omega remain constant. Kinetic energy at highest point is same as rotational kinetic energy at bottom. Rotational kinetic energy at bottom. ठीक है। हेलो, हाँ हाँ, मुझे 99370 नंबरটা দিয়েছি সেইটাই। हाँ, गूगल पे। हो, थैंक यू। So what you find here? Rotational kinetic energy at bottom. Rotational kinetic energy का क्या फॉर्मूला है? हाँ, I ओमेगा स्क्वायर। नीचे ओमेगा मालूम है क्या? नहीं, लेकिन वो V बाई R होता है, लेकिन R भी कहाँ दिया है? नहीं, चलो वैल्यू डालते हैं, पहले देखते हैं क्या हो रहा है, कुछ तो निकलेगा। I का वैल्यू क्या है? ये सॉलिड स्फीयर है, 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्या अभी आपको कुछ दिख रहा है? 2 कैंसिल हो गया, इट इज 1/5। m तो दिया हुआ है, m है। r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? ओमेगा r होता है v, तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो गया v स्क्वायर। क्या बात समझ में आया? क्योंकि v इज ओमेगा r, तो क्या पता चला? The kinetic energy at the highest point is same as rotational kinetic energy at the bottom, that is half 1/5 mv square. क्या बात समझ में आया? यस। दूसरा बिट में क्या पूछा था? कुछ पूछा था, क्या पूछा था कि फाइंड h कितने ऊपर तक जाएगा, बताओ। अच्छा चलो ठीक है। जब वो a से b तक गया, क्या उसका काइनेटिक एनर्जी घटा है? हाँ घटा है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बरकरार रहा, लेकिन लीनियर काइनेटिक एनर्जी यहाँ था, यहाँ नहीं है। सो दिस गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज एट द एक्सपेंस ऑफ लीनियर काइनेटिक एनर्जी। लीनियर काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गया, पोटेंशियल एनर्जी गेन हो गया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बरकरार है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे सब आंखें फाड़ के मेरे को देख रहे हो, समझ में आ रहा है निराकार? हाँ चलो ठीक। तो हम क्या कहें यहाँ पे? कहेंगे द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी
gain in potential energy is equal to loss in linear kinetic energy। अब linear kinetic energy क्या था, वो तो हाफ mv स्क्वायर होता है, और पोटेंशियल एनर्जी कितना गेन किया, h हाइट में चढ़ गया, ओहो, तो फिर h कितना है, v स्क्वायर बाई 2g। टू व्हाट मैक्सिमम हाइट इट विल क्लाइम, v स्क्वायर बाई 2g। क्या बातें समझ में आ रहे हैं? कितना ऊपर तक चलेगा, v स्क्वायर बाई 2g। आया समझ में? चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आईआईटी जेईई का है, करने वालों के लिए हमारा दिल से दुआ रहेगा कि हाँ कुछ करें। ये कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है, ऐसा कोई सरफेस है, और ये यहाँ पे कोई एक सॉलिड स्फीयर है जो कि h1 हाइट से रोल करके नीचे आया। ये कौन सा प्लेन है, रफ प्लेन है, लेकिन ये है स्मूथ, ये म्यू इज इक्वल टू 0। रफ लिखने में अच्छा नहीं दिखता है, लेट अस राइट म्यू नॉट इक्वल टू 0। हियर म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, यहां तक, इससे आगे म्यू इज इक्वल टू 0। तो ये बॉल को यहां से छोड़ दिया गया। जब इसको यहां से छोड़ दिया गया, चलो मानते हैं कि यहां तक चढ़ गया, आके इट क्लाइम्स टू ए हाइट दिस। ये हाइट कितना है दिया है, ये हाइट है h2। A solid sphere released from position A climbs up to B. Find h1 by h2. A solid sphere released from position A climbs up to B on the smooth incline or climbs up to B। थोड़ा इसको दूसरे तरीके से लिखेंगे, it rolls down the rough plane ये रफ प्लेन में रोल करके नीचे आया। ठीक है, फाइंड h1 बाई h2। ये म्यू 0 नहीं है, ये म्यू 0 है, ये रोल करके नीचे आया और ये स्मूथ प्लेन में b तक चढ़ गया। बताओ h1 बाई h2 क्या होगा, व्हाट इज h1 बाई h2? We shall have it at the end of the class। आप लोग सोचना इसको, अभी कोर्स को और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग देखेंगे अबाउट एंगुलर मोमेंटम। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? ये जो रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर है, ये डिफिकल्ट लगता है क्योंकि रोलिंग मोशन में फ्रिक्शन घुस गया है। दूसरा है एक टॉप एंगुलर मोमेंटम इस चैप्टर में है, बड़ा खतरनाक खूंखार टॉपिक है। ठीक है, ये दोनों नहीं होते तो रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर का डिफिकल्टी 50% कम हो जाता है। यही दोनों बड़ा टांग फंसाते हैं हर जगह, समझ में आया? लेकिन तुम लोगों को दर्द नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हम लोग मर्द है। ऐसा है क्या? तो नहीं, मैं डिफिकल्ट वाली चीज़ों को नहीं करवाऊंगा, आसान आसान चीज़ें करवाऊंगा। कहते ना मर्द को दर्द नहीं होता, क्यों नहीं रखा? तो इसे दुखी दुखी मेरे को क्यों देखता है? अगर तेरे को तो कुछ बोला नहीं, मैं बोला क्या? नहीं, हाँ दुखी मत, जब देखो कि स्माइल करो। योर फेस ऐसा होना चाहिए हरदम। तुम्हारा क्या मालूम है, तुम ना दुखी हो ना सुखी हो, जब देखो ऐसा है। हाँ, कुछ पूछ लिया तो ऐसा हो गया, ऐसा कुछ। हाँ, एनीवे
एंगुलर मोमेंटम, इसको नाम देते हैं एल। चलो आप ही से कहलवाते हैं ये चीज क्या है। मोमेंटम के बारे में क्या क्या चीजें हम जानते हैं ट्रांसलेटरी मोशन में? ढेर सारी चीजें जानते हैं, नहीं? एक तो हुआ व्हाट इज मोमेंटम वी नो, दूसरा हुआ व्हाट इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, व्हेन एक्सटर्नल न्यूटन्स लॉज रिलेटेड टू मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी रिलेशंस, वो सारे यहाँ पर आएंगे। और अगर वो सब चीजें आपको याद है तो आप यहाँ पर बता दोगे। फॉर ए बॉडी इन प्योर रोटेशनल मोशन, कोई बॉडी प्योर रोटेशन में है, एंगुलर मोमेंटम इज ए वेक्टर। क्या होगा फॉर्मूला बताओ? लीनियर मोमेंटम क्या क्या फॉर्मूला था? मास इनटू वेलोसिटी। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? मास की जगह वहां पर मास वाज रिप्रेजेंटिंग इनर्शिया आई, और v की जगह ओमेगा। क्या यूनिट बता सकते हो? हाँ, क्यों नहीं बता सकते? केजी मीटर स्क्वायर, और ओमेगा का होता है रेडियन पर सेकेंड, तो रेडियन नहीं लिखते, ओनली सेकेंड। एंगुलर मोमेंटम में बॉडी इन प्योर रोटेशनल मोशन, डायरेक्शन क्या होगा? जैसे ओमेगा का होता है, मतलब अगर ऐसा घूम रहा है तो आउटवर्ड, ऐसा घूम रहा है तो इनवर्ड। समझ में आया? इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। ठीक है, ये हमें मालूम हो गया। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में हम कहेंगे कि हम जानते हैं कि जो फॉर प्योर रोटेशन, हम जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है, वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। क्या हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं? हाफ आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई आई। इज नॉट इट कमिंग आउट टू बी आई ओमेगा, तो एल हो गया, एल स्क्वायर बाई 2i, जैसे वहां पर होता था पी स्क्वायर बाई 2m। लेकिन कंडीशन याद रखना, फॉर प्योर रोटेशनल मोशन, ट्रांस रोटेशनल मोशन में नहीं होगा। फॉर प्योर रोटेशनल मोशन इट इज एल स्क्वायर बाई 2i। समझ में आ रहा है? ये भी समझ में आया। नेक्स्ट हुआ हम लोग प्योर रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं, तो अभी बाकी की चीजों को नहीं डालेंगे इसके अंदर। नंबर 3, एंगुलर मोमेंटम के बारे में और भी हमें मालूम है। Whenever an external force acts on a body, the body undergoes a change in momentum in the direction of force. कौन सा लॉ है ये? न्यूटन्स सेकेंड लॉ। So that the rate of change in momentum is equal to the force, है कि नहीं? चलो इसको ट्रांसलेट करते हैं फॉर रोटेशनल मोशन। मैं बोलूंगा तो आप लोग बोलना। फॉर whenever an external force acts on a body, फोर्स की जगह क्या बोलेंगे? टॉर्क। The body undergoes a change in momentum, तो क्या होगा वहां पर? एंगुलर मोमेंटम in the direction of torque, so that the rate of change in angular momentum is equal to the magnitude of torque। वहां पर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता था फोर्स, नहीं? तो ठीक है, लिखेंगे when an external torque acts on a body about an axis, it undergoes a change in angular momentum about that axis, such that rate of change in
एंगुलर मोमेंटम is equal to magnitude of torque. क्या कहता है? The torque is a vector given by rate of change in angular momentum. Rate of change in angular momentum. Rate of change in angular momentum is dl by dt, that is equal to torque. Rate of change in linear momentum क्या होता है? Force. क्या बात समझ में आ रहा है? ये था पॉइंट नंबर हमारा 3. पॉइंट नंबर 4. तो रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज दिस, मीन्स व्हेन tau external, there is no external torque, is 0, है ना? थोड़ा 0 नहीं लिखते, थोड़ा सा काट के इसको सजा के लिखते हैं. इसका मतलब हुआ, थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं और थोड़ा सिस्टमेटिकली जाएंगे. इसका मतलब ये हुआ कि जो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज टॉर्क इनटू टाइम, है कि नहीं? तो हम कहेंगे चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, जिसको आप कह सकते हो कि इट इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम. इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, इट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क एंड टाइम. प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क एंड टाइम. हमारा भी तो था फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम. तो यहां पर भी वही रिलेशन हुआ. बस आखिर में ये निकल के आया, if tau external is 0, there is no change in angular momentum, delta is 0, that is L initial is equal to L final. Final angular momentum initial angular momentum बराबर रहेगा. एक चीज हिडनली है, you have to read between the lines and understand that whenever you are talking about torque or angular momentum, you must repeat these words. Whenever an external torque acts on a body, don't stop here, say about an axis. It undergoes a change in angular momentum about that axis. जिस एक्सिस में टॉर्क आ रहा है उस एक्सिस में एंगुलर मोमेंटम होगा. जब कोई बॉडी के ऊपर कुछ फोर्स आ रहा है, मेरे को आप यहाँ पे पुश कर रहे हो, तो इट इज क्रिएटिंग सम टॉर्क हियर आल्सो, हियर आल्सो. हर जगह कुछ कुछ टॉर्क बना रहा है कि नहीं बना रहा है? तो जिस एक्सिस में टॉर्क आ रहा है उस एक्सिस में एंगुलर मोमेंटम बदलेगा. सर ये एक्सिस में भी तो आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है. तो जैसा मेरा मोशन शुरू हो जाएगा, आप देखो मेरा इस एक्सिस में जो एंगुलर मोमेंटम था वो बदल गया, इस एक्सिस में जो था वो भी बदल गया, सारा एक्सिस में एंगुलर मोमेंटम बदल गया, क्योंकि सारा एक्सिस में टॉर्क बदल रहा है. समझ में आ रहा? बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये चीज ऐसा है, ओनली एंगुलर मोमेंटम विल टेक नॉट लेस देन 7 to 8 क्लासेस. तो मैं कंसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना चाहिए तुमको इतना देके, और मोस्टली मेडिकल एंट्रेंस में जितना चाहिए उतना कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, उससे ज्यादा नहीं. आईआईटी जेईई के लिए सोचेंगे तो ये समंदर है. ठीक है, क्या आपको एंगुलर मोमेंटम क्या है समझ में आया? पहला तो हुआ कि इट इज आई इंटू ओमेगा. आई एम टॉकिंग अबाउट प्योर रोटेशनल मोशन. फिर हम जाएंगे ट्रांसलेटरी मोशन. कोई बॉडी अगर घूमते घूमते आगे जा रहा है, ट्रांसरोटेशनल मोशन में आपको अभी तक सिर्फ रोटेशनल मोशन, रोलिंग मोशन बताया गया है. क्या एक ही होता है क्या? मैं मान लो कि ये डंडे को ऐसे करके घुमा के फेंक दिया, तो घूमते घूमते ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? Is it rolling? No. There also there is a translational motion, there is a rotational motion. कोई डंडा जमीन पे गिरा है, मैं जोर से किक मार दिया, घूमते घूमते आगे जाएगा कि नहीं जाएगा? That is also a transrotational motion. So transrotational motion means superposition of rotational as well as translational. लेकिन सिंप्लीफाई करके हम लोग सिर्फ रोलिंग मोशन को पढ़े हैं इसमें. ये मत सोचना कि पूरा पढ़ लिए. ठीक है, रोलिंग मोशन इज द सिंपलेस्ट केस ऑफ ट्रांसरोटेशनल मोशन, जिसमें भी और ओमेगा में रिलेशन है. हाँ? बाकी किसी दूसरे ट्रांसरोटेशनल मोशन में भी और ओमेगा में कोई रिलेशन नहीं रहेगा. मैं डंडा को ऐसे फेंक दिया ना, वो घूमते घूमते ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से घूमते घूमते नीचे आएगा, भी और ओमेगा में कोई रिलेशन नहीं मिलेगा. ओनली फॉर रोलिंग रिलेशन मिल जाता है तो काम आसान हो जाता है, हम लोग पढ़ लेते हैं, खुश हो जाते हैं. ठीक है, खैर, तो
हम बात करें अभी रोटेशनल मोशन का। फॉर बॉडी इन प्योर रोटेशन एंगुलर मोमेंटम इज आई ओमेगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज L square by 2I, and when an external torque acts on a body about an axis, it undergoes a change in angular momentum about that axis, so that rate of change in angular momentum is equal to magnitude of the torque. Torque is rate of change in angular momentum. इतना गंदा क्यों दिख रहा है? इतना सुंदर से मैं लिखा हूं, थोड़ा साइज कर देते हैं। यस, टॉर्क इज, ये कहां से आया? फ्रॉम द कांसेप्ट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ट्रांसलेटेड टू रोटेशनल मोशन। समझ में आया? Change in angular momentum is final angular momentum minus initial angular momentum, or it is torque into time. However, if the external torque is 0, delta L will be 0. मतलब initial angular momentum is equal to final angular momentum. This you can say is law of conservation of, वहां पर होता था momentum, यहां पर कहेंगे angular momentum. Law of conservation of angular momentum. ठीक है, बारीकी से इन चीजों को हम लोग देखेंगे और समझेंगे। चलिए पहले हम फंडामेंटल चीजों पे क्वेश्चंस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे पास काफी समय है अभी, तो आई वांट टू गो फॉर नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ मोमेंटम। मैं इसको प्यार से मम बुलाता हूं, आप भी बुला सकते हो, ठीक है। समझे थोड़ा चीज क्या है मोमेंट ऑफ मोमेंटम? स्कूल में भी पढ़ाए होंगे, हम लोग भी पढ़ेंगे। देखो कोई बॉडी घूम रहा है किसी एक्सिस में, तो उसका एंगुलर मोमेंटम तो होना ही होना है, सबको ही जानते हैं, आई ओमेगा। लेकिन जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ये कोई बॉडी ऐसा स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ठीक है, इट इज मूविंग लाइक दिस। मान लो कि आप यहाँ पे कहीं खड़े होके देख रहे हो, मान लो यहाँ पे आप खड़े हो, आपको क्या दिखेगा? एवरीथिंग इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, है कि नहीं? अच्छा, सपोज आप यहाँ पे खड़े हो, तो पहले इस बॉडी को देखने के लिए आपको इधर देखना पड़ेगा, फिर जब वो यहाँ पर आया आपको इधर देखना पड़ेगा, यहाँ पर आया तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। सपोज आप बाइनोकुलर लगा के देख रहे हो, तो क्या करोगे? ट्वी से घूमोगे ही नहीं घूमोगे? तो आप घूमोगे लेकिन आपको लगेगा ये घूम रहा है। So it appears as if it is rotating around you. और यहाँ पर कोई एक चिड़िया ऐसे या फिर रॉकेट ऐसे चलेगा, क्रैकर स्विंग करके निकल गया, आप यहाँ पर खड़े थे, आपको क्या लगेगा? ये क्रैकर ऐसा घूम गया, है कि नहीं? ये घूम नहीं रहा है, सीधा जा रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये घूम गया। तो आपको लगता है कि इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू यू, जबकि है नहीं, वो लीनियर वेलोसिटी में जा रहा है। लेकिन हमें जो लगता है हम वही विश्वास करते हैं, अपनी आंखों से देखेंगे, बोलते हैं नहीं इंपोर्टेंट, मैं खुद देखा हूं, खुद देखो तो जो दिखोगे वही विश्वास करोगे। दिखता क्या है कि घूम रहा है, तो हाँ घूम रहा था, समझ में आया? जबकि ये घूम नहीं रहा था। तो घूम रहा था तो उसको पूछोगे तो बताओ घूम रहा था तो एंगुलर मोमेंटम है, हाँ है, आई ओमेगा। बोलेगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, कितना एंगुलर स्पीड में घूम रहा था, आई ओमेगा करेगा, ठीक है ना? तो बिकॉज ऑफ दिस अपरेंट एंगुलर वेलोसिटी द एक्सपीरियंसर or the observer here feels an angular momentum about this axis. This apparent angular momentum is called moment of momentum. समझ में आ रहा है? तो क्या हुआ? Even when a body is moving along a straight line, it develops some angular velocity about any axis passing through any point, about this point, this point, this point, this point, this point, any axis passing through any axis, any point other than line of motion. अगर यहाँ पे हो गया तो यहाँ पर खड़े हो तो आपको लगेगा कि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, और कहीं भी खड़े हो लगेगा कि घूम रहा है। नीचे खड़े हो लगेगा क्लॉकवाइज घूम रहा है, इधर खड़े हो लगेगा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। हर एक ऑब्जर्वर के लिए यहाँ पे खड़े हो तो कुछ लगेगा एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पे खड़े हो तो दूसरा लगेगा एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आ रहा है क्या? तो उसको पहले हम लोग कोट करेंगे। कोई आपको इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स नहीं पूछने वाला, नो वन विल आस्क यू एनी शॉर्ट नोट ऑन दैट। तो मैं चाहता हूं कि पहले आप सारा चीज को समझें, थोड़ा सा लिखेंगे जितना बोर्ड के लिए चाहिए। शॉर्ट नोट कोई नहीं पूछेगा तो क्यों बेकार के लिख के अपना कॉपी खराब करना है। तो हुआ क्या कि यहाँ पे कोई एक बॉडी ऐसे इस लाइन पे जा रहा था, चलिए लाइन भी थोड़ा अच्छा खींच लेते हैं,
हियर इज ए बॉडी मूविंग लाइक दिस अलोंग दिस लाइन। मान लो कि आप यहाँ पे हो और आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोई एक बॉडी है, वो v वेलोसिटी में इधर जा रहा है, ठीक है। कहाँ है वो बॉडी? दैट बॉडी इज समवेयर विथ रिस्पेक्ट टू यू एट दिस पोजीशन। आप कहोगे पोजीशन ऑफ द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू यू इज r। अच्छा, और वो बॉडी कैसे जा रहा है? इट इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी v। Suppose this body is moving with a velocity v. Yes. सुंदर से बनाते हैं जब हमारे पास प्रोविजन है तो। The body is moving with a velocity v. चलिए, क्या आप थोड़ा देख के बता सकते हो v और r के बीच में एंगल इज लेस देन 90 और मोर देन 90? लेस देन 90, क्योंकि r का डायरेक्शन ऐसा होगा, हेड टू हेड मेजर किया जाता है। कितने बार पढ़ा चुका हूं मैं ये। मोर देन 90 कैसे हो? तुम लोग ये एंगल को क्यों देख लेते हो? एंगल इज लेस देन 90, फाइन। अभी ये पॉइंट को O मानते हैं। हम पूछेंगे कि ये बॉडी जो जा रहा है, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी अबाउट O। थोड़ा पोजीशन को हम बदलते हैं, यहां पर लिखने के लिए आसान होगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको कहता हूं कि R1 पोजीशन 1 में है, R1, और क्या वेलोसिटी में जा रहा था? चलो मानते हैं कि v वेलोसिटी में जा रहा था, इधर जा रहा था, कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। और से चलो अलग अलग क्यों लेते हैं, R1 है, ये r में जा रहा था, ये v वेलोसिटी में जा रहा था। और सपोज दिया गया है कि ये जो एंगल है r और v के बीच में, सपोज एंगल है थीटा, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, और ये हो गया r। तो आप क्या देख रहे हो? r इज पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस O। अब अगर यहां पे खड़े हो तो आपको ये घूमता हुआ नजर आएगा। व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी अबाउट O? आई वांट टू नो एंगुलर वेलोसिटी अबाउट O। चलिए, एंगुलर वेलोसिटी कैसे पता करेंगे कि जो v है, इस v का दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट दिखने में कुछ ऐसा है इस डायरेक्शन में, और दूसरा कंपोनेंट है इसको परपेंडिकुलर, कुछ ऐसा है कि नहीं? क्या है कोई पहलवान जो बताएगा v का ये कंपोनेंट कितना होगा? v cos थीटा और ये v sin थीटा। अगर v sin थीटा वाला कंपोनेंट नहीं होता तो यहां पर खड़ा हुआ आदमी को लगता है कि ये तो सीधा जा रहा है। ये घूमने घुमाने वाली फीलिंग क्यों आ रहा है? कौन सा कंपोनेंट के चलते? v cos थीटा कि v sin थीटा? v sin थीटा के चलते। v sin थीटा के चलते इस एक्सिस में इसका एंगुलर वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में ऐसे, मतलब क्लॉकवाइज। तो आप कहोगे एंगुलर वेलोसिटी अबाउट एन एक्सिस थ्रू O इज इक्वल टू क्या होगा? ये ऐसा घूमता हुआ नजर आ रहा है, तो कहेंगे इट इज v sin थीटा बाई r। थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन v एंड r। समझ में आ गया? समझ में आया? v sin थीटा बाई r क्यों हुआ? समझ में आया क्या सबको? अच्छा, तो एंगुलर मोमेंटम इज I ओमेगा अबाउट दिस एक्सिस। कोई ये मास m है और ये ऐसे घूम रहा है, तो ये मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा भैया? पॉइंट मास है mr स्क्वायर इंटू ओमेगा। ओमेगा क्या था? v sin थीटा भैया, वैल्यू डालो mv r sin थीटा बाय, और क्या? और कुछ नहीं, खत्म। इट इज mv r sin थीटा। समझ में आया क्या? ये जो एंगुलर मोमेंटम सचमुच में इसके पास है क्या? नहीं, ये तो चल रहा है। इस एक्सिस में निकाले बोल के ये निकला, कोई दूसरा एक्सिस में निकालते दूसरा निकलता। तो इट इज अपरेंट एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस एक्सिस, दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ मोमेंटम। तो इस एक्सिस में मोमेंट ऑफ मोमेंटम कितना है? mv r sin थीटा। समझ में आया? ये mv r sin थीटा को थोड़ा और प्यार से सजा के लिखते हैं।
एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल के आने वाला है। हम लोग अभी कुछ नहीं लिख रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद हम लोग लिखेंगे नोट्स, तब आप लोग लिख लेना, अभी तो देख लो। मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ और मैं कहता हूँ कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा है, और ये लेंथ कितना है, ये लेंथ को चलो मानते हैं h। और व्हाट इज दैट h? h क्या है? ये h है ना, ये r, ये थीटा, मतलब h इज r sin थीटा, नहीं, h is r sin theta, and if you put that you find it is mvh। आठवीं स्ट्रक्चर पढ़ते वक्त पढ़े होगे, the angular momentum must be a whole number multiple of h by 2 pi। तो वहां पर एंगुलर मोमेंटम mvr लिखते थे। mvr मतलब क्या है? वही, क्योंकि वहां पर v और रेडियस के बीच में एंगल 90 डिग्री है, हो गया ना, mvh। तो h क्या है? h is perpendicular distance of line of action, line of motion from the axis। अब यहां पर जितने सारे चीज हम लोग समझे उसको लिखेंगे। Let us write something about our mom। क्या कहते हैं मम? पहला हुआ even when a body moves along a straight line, even when a body moves along a straight line, it possesses certain angular velocity, it possesses certain angular velocity about any axis passing through any point other than line of motion। लाइन ऑफ मोशन के अलावा किसी भी दूसरे पॉइंट में जाए तो उसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी रहता है, नहीं? सपोर्ट करते हुए धीरे धीरे करते जाएंगे। मान लो कि यहाँ पर कोई बॉडी है जो कि v वेलोसिटी में जा रहा है, इस एक्सिस में आप मान लो कि ये डिस्टेंस r है, क्लियरली दिख रहा है, और ये एंगल अगर थीटा है तो आप कहोगे कि ओमेगा इज v sin थीटा बाय r। पॉइंट नंबर 2, this due to this angular velocity, it develops an angular momentum about that axis, about that axis, which is called moment of momentum। क्या मेरी बात समझ में आया? which is called moment of momentum। तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम क्या हो गया? रिपीट करें चीजों को। यहाँ पे कोई जा रहा था v वेलोसिटी में, यहाँ से आपका रेडियस r था और ये v वेलोसिटी में जा रहा था, मास इसका m है, और अगर हम कहेंगे मोमेंट ऑफ मोमेंटम is a vector which is nothing but the angular momentum given by r क्रॉस mv। मैग्नीट्यूड लिखना चाहोगे तो लिखोगे mvr sin थीटा, और भी फैला के लिखना चाहोगे तो इट इज इक्वल टू mvh। इसमें थीटा क्या है? एंगल बिटवीन v एंड r। h क्या है? perpendicular distance of
line of motion from axis of rotation, from axis of rotation. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? व्हाट इज मोमेंट ऑफ मोमेंटम, तो ये लिखना है, खत्म। थोड़ी दिन पहले मैं एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो डाला था। जब हम ट्रेन में जाते हैं, दूर का पेड़ धीरे धीरे जाता हुआ नजर आता है, पास का पेड़ जोर से जाता हुआ नजर आता है। क्यों? डू यू गेट इट नाउ? लेट्स सी। इसमें यह था कि सपोज, मैं आपको बताता हूं, यहां पे अभी सपोज दिस इज व्हाट इज द ट्रेन, जिसमें आप बैठ के जा रहे हो, ठीक है, और यहां पर मान लो कि बहुत सारे लैंप पोस्ट है। आप अगर इधर 20 स्पीड में जा रहे हो और मान लो कि यहां पर कुछ ट्रीज वगैरह है, आप देखोगे कि सारा का सारा चीज आपको लगेंगे कि पीछे की तरफ 20 स्पीड में जा रहे हैं, लगेंगे नहीं लगेंगे? बट व्हेन यू bring your head out and see at these bodies, आपको क्या लगेगा? they are having only linear motion, वो सारे आपके तरफ आ रहे हैं और सबका वेलोसिटी बराबर है। but when you look at these bodies, इनको जब देखोगे, कौन? ये ऊपर वाले को, तो देखोगे कि इसके पास कुछ एंगुलर वेलोसिटी, आपको लगेगा कि ये घूम रहा है और ये भी घूम रहा है। इसको पहला बॉडी करो 1, ये 2, 1 का एंगुलर वेलोसिटी है, ये भी v में जा रहा है, v बाई r1, और 2 का एंगुलर वेलोसिटी है v बाई r2। तो आपको लगेगा कि ये धीरे धीरे घूम रहा है, ये जोर से घूम रहा है। वही जो फीलिंग आता है ना, दूर वाला धीरे धीरे जाता है, पास वाला जोर से जाता है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस अपरेंट एंगुलर वेलोसिटी। क्या बात समझ में आ रहा है? दैट इज द रीजन बिहाइंड। So, whenever the observer is along the line of motion, the particle appears to have a linear motion. But where it is somewhere else other than the line of motion, to him it appears as if the body is in rotational motion. Owing to that rotational motion, the angular momentum possessed by the body about the observer is called moment of momentum. How it is given by? Given by r cross mv. समझ में आ रहा है? r cross mv. और मैग्नीट्यूड इज mvr sin थीटा और mvh, जबकि h क्या है? h इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ मोशन। ध्यान रहे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ मोशन। कौन सा लाइन पे ये जा रहा था? फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बात समझ में आया? हाँ, यस। तो इसके ऊपर हम लोग ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे अगले क्लास, लेकिन थोड़ा ये एंगुलर मोमेंटम वाला कंसेप्ट को देख के आना। हम ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगले क्लास में हम इसको खत्म करें। मोस्ट प्रोबेबली आवर क्लास इज ऑन थर्सडे एंड दिस वीक ओनली वी शैल हैव ए क्लास आल्सो ऑन फ्राइडे। आर यू ऑल फ्री एट 4 PM? नहीं, ट्यूशन है, ठीक है। थर्सडे तो क्लास है, देखेंगे। किसी दिन मॉर्निंग में स्कूल जाते हो तो विल सी टू इट। आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद।